गवर्नर रूल लगाने में कोई बुराई नहीं है। बेरोजगार सियासी लीडरान ने एक बार फिर गवर्नर राज का शोषा छोड़ा। चाहे मेरी जान चली जाए, इस मुल्क में रहूंगा, मुल्क में। वैसे भी तुम्हें कोई बाहर जाने नहीं देगा। इस दफा हम नहीं इनको जाने देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोरोना केसेस में इजाफे के साथ ही मुल्क में सियासी हिद्दत और जो सियासी तलखी है वो भी बढ़ती जा रही है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस बढ़ के तकरीबन 44,000 तक पहुंच चुके हैं, अमवात 940 तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन साथ साथ सियासी अगर देखा जाए महाज भी गर्म हो रहा है। एक तरफ आज हुकूमत की तरफ से ये कहा गया, शिबली फराज साहब की तरफ से, कि शहबाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर भागने नहीं देंगे, उनका नाम ECL पे डाले जाने से मुतालिक तजवीज़ ज़ेरे गौर है। और क्या नैब ने कोई ऐसी दरख्वास्त मूव कर दी है हुकूमत को कि उनका नाम ECL पे डाला जाए, जो हुकूमत कह रही है कि उनकी तजवीज़ ज़ेरे गौर नाम ECL पे डालने की। और शेख साहब तो वैसे भी जुलाई से पहले पहले बहुत ज़्यादा गिरफ्तारियों की बात कर रहे हैं, कई रहनुमाओं के नाम ECL पे डाले जाने की बात कर रहे हैं। तो ये किस तरफ जा रहा है सारा मामला? हमारी सियासत में मज़ीद तलखी आने वाले दिनों में बढ़ने जा रही है ईद के बाद। और आज फिर सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से सूबे में गवर्नर राज लगाए जाने का मुतालबा आज दोहराया गया है। और यहाँ तक आ रहा है मामला के जो तहरीक इंसाफ की सूबाई क़यादत है वो तो अब सुप्रीम कोर्ट से भी अपील कर रही है कि पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट अपना किरदार अदा करे। तो क्या ऐसा मुमकिन है? और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी से मुतल्लिक़ की बात करें तो शाह महमूद कुरैशी साहब फिर बार बार पीपल्स पार्टी की क़यादत को, बिलखुसूस बिलावल भुट्टो ज़रदारी को ये पावर करवा रहे हैं कि आप सिंध कार्ड ना खेलें बल्कि पाकिस्तान कार्ड खेलें। उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी पे सूबाइयत फैलाने का भी इल्ज़ाम आयद किया है। और इसी सारी गहमा गहमी में शहबाज शरीफ साहब ने कल फिर मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया है। क्या इन हालात में ऐसा मुमकिन है? और टाइगर फोर्स की बात होगी कि एक तरफ पूरा मुल्क अमलन खोल दिया गया है, कहीं पे भी लॉकडाउन अब उस तरह से नज़र नहीं आता, तालीमी इदारों के और चंद सरकारी दफातर की बंदिश के अलावा। तो अब टाइगर फोर्स के हवाले से तहरीक इंसाफ काफ़ी ज़्यादा टची है और सिंध के चीफ सेक्रेटरी को फिर उस्मान डार साहब ने ख़त लिखा है और उसमें उनसे ये मुतालबा किया है कि आप सिंध में टाइगर फोर्स को मुतहरक करें, अगर आप नहीं करते तो फिर हम मुतबादल इसका देखेंगे, यानी गवर्नर के थ्रू टाइगर फोर्स को सिंध में मुतहरक किया जाएगा। तो सवाल यही है कि जब लॉकडाउन ही नहीं रहा तो टाइगर फोर्स का कोई किरदार बनता है और सिंध के अंदर टाइगर फोर्स को मुतहरक करने के लिए PTI क्यों इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड है? इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब, तर्जुमान हैं सिंध हुकूमत के। हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही हैं अनलीब अब्बास साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हैं, और अता तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद है, मुस्लिम लीग नून के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले बात कर लेते हैं शहबाज शरीफ साहब की। आज हुकूमत की तरफ से ये कहा गया है कि शहबाज शरीफ साहब को मुल्क से भागने नहीं देंगे। एक जो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ हुकूमत की तरफ से हम देख रहे हैं कि ज़रा एक्टिविटीज़ तेज़ हुई है। एक तरफ शहजाद अकबर साहब ने पिछले हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके पूरा एक फैक्ट्स उन्होंने सामने ले आए कि शहबाज शरीफ साहब ने किस तरह फ्रंटमैनों के जरिए पैसा मनी लॉन्डर किया और किस तरह से उन्होंने ये पैसा मुंतकिल किया बाहर, और साथ ही साथ उनके मुलाजमीन के थ्रू किस तरह से कंपनीज बना के उनके अकाउंट्स में पैसा आया। अब ये कहा जा रहा है कि उन्हें भागने नहीं दिया जाएगा, उनका नाम ECL में डाला जाएगा। आज क्या कहा शिबली फराज साहब ने उनका नाम ECL में डालने से मुतालिक, जरा सुन लें जी। वैसे भी तुम्हें कोई बाहर जाने नहीं देगा। इस दफा हम नहीं इनको जाने देंगे। ये अंडर कंसिडरेशन है। अब क्या लीब अब्बास साहिबा कोई ऐसी तजवीज़ वाकई में ज़ेर गौर है कि नाम शहबाज शरीफ का ECL पर डाला जाए? वो तो कह रहे हैं कि मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो यहीं पे हूँ। देखिए समर, एक तारीख होती है आपकी और आपका एक पुराना किरदार होता है। दोनों ये गवाही दे रहे हैं कि ये ख़ानदान, स्पेशली शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, सिर्फ उस वक्त होते हैं, आते हैं वापस जब इनको इक़्तिदार कहीं ना कहीं से मिलने की बू आती है। अदरवाइज तो ये हमेशा भाग जाते हैं। आपको याद होगा ये पिछली दफ़ा पहले जद्दा भाग गए और 10 साल का इन्होंने मुआहदा किया, फिर इन्होंने कहा जी हमने कोई डील नहीं की, तो प्रिंस अब्दुल्ला ने और वो रफ़ीक हरीरी ने आके दिखाया कि जी ये देखें इनकी डील है। यहाँ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की पाकिस्तान में कि 10 साल का मुआहदा करके गए कि वापस नहीं आएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद मुशर्रफ के साथ डील करके वापस आ गए और वो इक़्तिदार में आ गए। अब इक़्तिदार में नहीं है तो ये भाग गए बड़े मियाँ के साथ कि जी मैं बड़े मियाँ की खिदमत करूँगा। वहाँ जाए तो पसर गए।
यहाँ पार्टी दुआई दे रही है वापस आए, आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, आप आए लीड करें, ये वहाँ भाग गए, छुप गए। कभी कहें जी मेरा भाई मुझे बड़ा अजीज है, कभी कहें उसका ऑपरेशन होना है, कभी कहें कि जी उसकी जान खतरे में है। उसके बाद फिर वापस आए तो इन्होंने वो कंप्यूटर के पीछे छुपे हुए हैं, इन्होंने रिक्वेजिशन दी कि जी हमने असेंबली का इजलास करें, वहाँ असेंबली का इजलास किया तो ये भाग गए। तो इनकी एक रेप्यूटेशन है, हिस्ट्री है, कंफर्म्ड बिहेवियर है कि जी जब तक कि इनकी डीलें नहीं होंगी इधर उधर, स्पेशली जो इनकी पिछले आर्मी के दौर में ज़ियाउल हक साहब के साथ और मुशर्रफ साहब के साथ, तो जब इनकी डीलें नहीं होती वहाँ तो फिर ये भाग जाते हैं। ये मैं तो नहीं कह रही, ये आप लोग कह रहे हैं, चैनल वाले जिन्होंने इतनी दफा दिखाया ये सारा कुछ। लेकिन अब आपको क्या ऐसा खतरा लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब भाग जाएंगे? पिछले प्रोग्राम में मेरे साथ शहजाद अकबर साहब थे, वो तो बता रहे थे कि अभी तक नैब की तरफ से कोई ऐसी दरखास्त सामने नहीं आई। मैं चाहता हूँ जरा वो भी आपके सामने रख दी जाए, नाज़रीन के सामने रख दिया जाए कि अभी तक तो नैब की तरफ से कोई तजवीज़ सामने आई ही नहीं है नाम ECL में डालने की, तो फिर ऐसी तजवीज़ ज़ेर गौर कैसे, जरा सुना दें वो भी जी। मैं आज भी आपको गारंटी करता हूँ जब ये नैब की अदालत में चला जाएगा, ये दुनिया की हर कोशिश करेंगे। पहली तो बात है हो सकता है मुल्क से बाहर चले जाएं, मुल्क से बाहर जाने देंगे या नाम ECL में डाल के रोकेंगे? आप शक का इज़हार कर रहे हैं। देखिए नैब अगर रिक्वेस्ट करेगी तो वफाकी हुकूमत तो ECL में नाम डाल देगी। हमें तो जो रिक्वेस्ट आती है हम उसको देखते हैं, अगर केस सॉलिड है तो हम रिक्वेस्ट डाल देते हैं। ये अनलीब अब्बास साहब, आज शिबली फराज साहब कह रहे थे तजवीज़ ज़ेर गौर शहबाज शरीफ का नाम ECL पे डालने की, अभी तक तो नैब की तरफ से कोई ऐसी दरखास्त ही सामने नहीं आई, तो फिर नाम ECL पे कैसे डालेंगे? और वो कह रहे मैं कहीं जा नहीं रहा, इस तरह इधर ही हूँ। देखिए वो तेरे वादे पे क्या एतबार किया, मतलब वो हमेशा ये कहते हैं कि मैं 8 दिन में आया, मैं 10 दिन में आया, मैं 12 दिन में आया। अच्छा वो उनके क्या कहते हैं टेल कोर्ट से लग के बाहर चले गए, अब वो वापस आया, वो कह रहे हैं मैं खुद बड़ा बीमार हूँ और मैं बाहर आया तो कोरोना ना मुझे हो जाए। तो मतलब ये लीडरी और बहादुरी का एक जीता जागता सबूत है आपका। तो इनकी रेपुटेशन पे हमेशा से इनकी अपनी पार्टी भी शक करती है। नहीं, आप क्या कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब से? मुझे अनलीब बात से अभी तक समझ नहीं आई हुकूमत की पॉलिसी। हुकूमत शहबाज शरीफ साहब से क्या कह रही है? वो लंदन में थे, रोजाना हम बयानात सुनते थे कि वापस आए वापस आए वापस आए। अब शहबाज शरीफ वापस आ गए हैं तो ये ताना मिलता है कि आप कंप्यूटर के पीछे छुप के क्या कर रहे हैं? चाहते क्या है आप शहबाज शरीफ से? मुझे जरा आप प्रोग्राम में सामने रखें आज। हम तो चाहते हैं कि जो टीटियां सामने आई है और उसमें वो जो मसरूर साहब और वो जो बेचारे इनके जो PNs हैं उनमें 1.5 अरब रुपया निकला है, और जिन्होंने ये अल्फन बयान दिए हैं वो आके जरा सामने बैठे। शहजाद अकबर पे इन्होंने केस करना था, अभी तक नहीं किया। ये असेंबली में आए, असेंबली में अपनी पार्टी को लीड करें। हम वहाँ बैठे होते हैं असेंबली के अंदर और ये PMLN वाले बहुत बददिल होके बैठे होते हैं कि देखें आए हैं, पहले तो आते नहीं थे। और मुझे और वो कह रहे होते हैं कि जी आए हैं आप छुप गए हैं, अब कह रहे हैं जी मैं बीमार हूँ, मैं ये हूँ, मुझे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये तो कोई बात ना हो। ठीक है, तो आप ये नहीं आप चाहती कि मुतहरक हो शहबाज शरीफ साहब, इस तरह के बैठ जाए। अता तारिक साहब, ये जो मामला है 10 सवाल पूछे थे शहजाद अकबर साहब ने शहबाज शरीफ साहब से और बड़े संगीन इल्जाम लगे शहबाज शरीफ साहब पे। अब क्यों शहबाज शरीफ साहब खुद सामने नहीं आते, आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और अगर हकायक वो कहते हैं कि ये सब प्रोपेगेंडा है, गलत इल्जाम, तो आके जुटलाएं। मरियम औरंगजेब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा देना या आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा देना, इससे मामला नहीं बनेगा। आप जिस तरह के संगीन इल्जाम हैं, शहबाज शरीफ साहब को खुद आके बताना पड़ेगा ये मामला है क्या है। वो क्यों नहीं आते सामने? 3 मायानाज एंकर्स ने उनसे मनी लॉन्ड्रिंग का भी सवाल किया, बाहर जाने का भी सवाल किया और बड़े तल्ख सवालात किए। तो पूरी कौम ने देखा अटक किला काटने वाला शहबाज शरीफ, मुशर्रफ की कैद काटने वाला शहबाज शरीफ, इमरान खान की 133 दिन कैद काटने वाला शहबाज शरीफ, वो कहीं नहीं जा रहे। दोबारा नैब में भेजना है, भेज दें, हम तैयार हैं, हम फेस करेंगे। प्रॉब्लम सिर्फ इतना है, अंदलीब साहिबा की मैं लॉजिक सुन रहा था, वो बिल्कुल ठीक कहती हैं, इनके वजीर आजम भी ठीक कहते हैं। जहां जापान और जर्मनी का बॉर्डर इकट्ठा हो सकता है, जहां पे दरख्त रात को ऑक्सीजन दे सकते हैं, जहां पे कोरोना से जो है वो सिर्फ बूढ़े और बीमार लोग मर सकते हैं, जहां लॉकडाउन की डेफिनेशन पे 3 हफ्ते डिबेट हो सकती है, तो वहां ये ठीक कह रही हैं। एक ऐसा शख्स जो बाहर जाना ही नहीं चाह रहा, उसका नाम ECL में डाला जा सकता है। शौक से डालिए, 100 मरतबा डालिए, अपना शौक पूरा कर लीजिए, हम तो कहीं नहीं जा रहे। प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि शहबाज शरीफ फोबिया का शिकार है पूरी हुकूमत। क्यों? इमरान खान साहब को सुबह नाश्ते में, दोपहर, रात
सोते हुए ख्वाब में भी शहबाज शरीफ आते हैं, मीटिंग्स में कहते हैं शहबाज शरीफ शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ के नाम की तस्बीह पकड़ी है। कोरोना से अमवात का नहीं पता, 100 अरब की चीनी चोरी हो गई, 100 अरब जहांगीर तरीन ने रिपोर्ट आ रही है सर, अगले हफ्ते रिपोर्ट आ रही है, अगले हफ्ते इंतजार कर ले। समर साहब रिपोर्ट आने से पहले मेरे ख्याल से नहीं, अगले हफ्ते आ रही है। आज वजीर इत्तलात ने बताया है कि ईद से पहले पहले रिपोर्ट आ रही है मंजर आम पे। देखिए ना, मेरी यार सुन ले, मैं इस पे भी आ जाता हूँ रिपोर्ट पे। पहली बात तो ये है कि 133 दिन आपने गंदे नाले का इल्जाम लगाया, अदालत में आपने एक सबूत नहीं दिया, हाई कोर्ट ने बेल ली, सुप्रीम कोर्ट में नईम बुखारी साहब मौजूद थे, मैं मौजूद था। कोर्ट ने कहा कहां है करप्शन, कहां है किकबैक, कहां है कमीशन, 0/0। नैब का वकील कौन है सर? वो अशान इकबाल वाला केस अलग है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस अलग। अतातार साहब आप दोनों को मिक्स कर रहे हैं। सुन लेना, एक तो मेरी यार सुन ले। मनी लॉन्ड्रिंग एक तो इसमें कोई नहीं है। शहबाज शरीफ साहब के नाम कोई एक ना टीटी है ना कोई करप्शन है। और ये जो अकाउंटों बताए ना जी, पर्सनल अकाउंट में पैसे तो गए ना सर, नाम पे हैं, पर्सनल अकाउंट में पैसे तो गए, इवन बेनामी साबित कर दें। देखिए, कोई करप्शन किकबैक कमीशन नहीं है। उनके जितने एसेट्स हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ड्यूली डिक्लेयर्ड हैं। उनकी जितनी बिजनेस इनकम है, करोड़ों रुपया जो टैक्स दिया है, वो टैक्सेबल इनकम भी एफबीआर के फॉर्म में रिफ्लेक्टेड है। इन्होंने बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की बात की, इनको तो पता नहीं प्रोपेगेंडा 3 तरह का होता है। जब हिटलर की फाशिस्ट रजीम थी, इधर न्याजी की फाशिस्ट रजीम है, तो जोसेफ गोबेल्स 3 तरह का प्रोपेगेंडा किया करता था। ठीक है, मैं इस तरफ आता हूं दोबारा जरा, मैं दोबारा तो आपकी तरफ अतातार साहब एक आखिरी जी मैं कंक्लूड कर लूं। एक प्रोपेगेंडा होता है जहां आप कागज लहराते हैं, कोर्ट में एविडेंस देने को होता नहीं है। एक है जहां आप तल्ख कलामी पे उतर आते हैं। और तीसरा हमने देखा कि इनके वज़रा खुदा की कस्में भी खाते हैं और आना सनाउल्लाह की बेल हो जाती है। तो ये झूठ का पलंदा, रोज झूठ बोलना, शहबाज शरीफ फोबिया में जो है मुब्तला होना। सर मेरे ख्याल से तो इसका बेहतरीन हल ये है कि शहबाज शरीफ खुद अवाम के सामने आए। अगर वो खुद को अगर अवामी लीडर कहते हैं, खुद अवाम के सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, तमाम हकायक कौम के सामने रखें और बताएं कि ये झूठ है, ये गलत है। भारत मैं इस तरफ दोबारा आता हूँ, मैं इस बहस पे दोबारा आता हूँ। जरा मुर्तज़ा साहब को मैं इंक्लूड कर लूँ। मुर्तज़ा साहब, एक तरफ कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, अमवात बढ़ रही हैं, हमने लॉकडाउन खोल दिया, मुल्क पूरा हमने ओपन कर दिया। साथ ही साथ आप देखें कि केसेस के साथ सियासत में भी एक तलखी बढ़ गई है पिछले कुछ दिनों से। एक तरफ शाह महमूद कुरैशी साहब की तकरीर, वो कल भी कह रहे थे कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वहाँ पे सुबाइयत फैला रहे हैं, और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब वाला मामला है कि इनके हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हम आए रोज सुन रहे हैं। हर वफाकी वजीर की तरफ से हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, हर ट्वीट के अंदर शहबाज शरीफ का जिक्र बड़ा लाजिम हो गया है। क्या कहेंगे सारी सूरत हाल पे? डिलिबरेटली क्यों किया जा रहा है सारा कुछ? अगर जानबूझ के किया जा रहा है या फिर मेरिट पे हो रहा है सारा कुछ? समर, मेरिट पे तो मैं समझता हूँ मौजूदा हुकूमत में कुछ नहीं होता। तनकीद भी नहीं होती मेरिट पे सर? सॉरी, तनकीद भी मेरिट पे नहीं होती किसी पे, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स पे? मैं समझता हूँ तनकीद भी नहीं होती। मेरिट तो इस हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है किसी भी एतबार से। जिस इशू के ऊपर आप बात करना चाहेंगे, आप देखेंगे कि इनका माजी में क्या स्टांस था, आज क्या स्टांस है, किस तरीके से उन्होंने हर इशू के ऊपर कलाबाजी खाई। मैं समझता हूँ ज़्यादा दूर ना जाएं। कोरोना वायरस के हवाले से अगर आप बात करते हैं तो खान साहब कभी कहते हैं कि जी लॉकडाउन के बड़े मुस्बित असरात हैं और किस तरीके से हमने प्रोएक्टिव अंदाज से लॉकडाउन किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने नंबर्स को अंडर कंट्रोल किया। फिर दूसरी सांस में कहते हैं कि जी लॉकडाउन जो है अशराफिया ने लगा दिया। तो एक कंफ्यूज्ड हुकूमत है, एक ऐसी सियासी जमात जिसका कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, जिसके पास कोई काम नहीं है करने को। तो हर शख्स आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, मीडिया टॉक करता है, चूंकि काम इनके पल्ले कुछ भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि बहैसियत हुकूमत को थोड़ी सी इन लोगों को इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है कि बहैसियत हुक्मरान को क्या काम करने की ज़रूरत है, क्या काम नहीं करने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ अगर थोड़ी इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हो जाएगी कि कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस इनको करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा काम पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि जितना वज़ीर आज़म पाकिस्तान बात करते हैं उतना उनका कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड अवाम के सामने नजर आता है, जिसका नुकसान मैं समझता हूँ हम सबको हो रहा है। और शहबाज शरीफ साहब वाले मामले पे क्या कहेंगे? ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, जो हकायक सामने आए हैं, अब शहबाज शरीफ साहब को नहीं चाहिए कि वो आके हकायक अवाम के सामने रखें? चूँकि जो भी है, एक अगर किसी ने करप्शन की है, किसी ने अगर किकबैक्स ली हैं, किसी ने अगर मनी लॉन्ड्रिंग की है, तो कोरोना वबा के दौरान इन चीज़ों को एक्सेप्शन तो नहीं मिल सकती ना कि आप एहतसाब बंद करते हैं, ये सारे मामला बंद करते हैं। अगर किसी ने गड़बड़ की है फाइनेंशियल, तो वो मामला तो साथ साथ चलेंगे ना सर? 100% समर, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर किसी शख्स ने भी
किसी भी तरह की करप्शन की है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए और इम्पार्शियली होनी चाहिए। प्रॉब्लम ऑपोजिशन जमातों को ये है कि जहां पर ऑपोजिशन जमात के किसी लीडर का ताल्लुक होता है तो बड़ा हुकूमत प्रोएक्टिव तरीके से, हाइपर एक्टिव तरीके से काम करती है, लेकिन जब आप किसी ऐसे शख्स को देखते हैं जिसका ताल्लुक वफाकी हुकूमत से है, इनकी अपनी सियासी जमात से है, तो वो प्रोएक्टिवनेस नजर नहीं आती। शेख रशीद साहब का बयान आपके सामने है कि नैब टार्जन हो जाएगी ईद के बाद, डबल टार्जन। तो डबल टार्जन ना हो, मैं समझता हूँ टार्जन हो तो अक्रॉस द बोर्ड हो। जिस शख्स ने तो डबल टार्जन का मतलब तो वो यही कह रहे हैं कि झाड़ू दोनों तरफ फिरेगा, हुकूमत हिज़्ब इख्तिदार के लोग भी कुछ आएंगे, नैब के नरगे में आ सकते हैं। डबल टार्जन से मेरी मुराद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। सही, लेकिन ये एक मुराद ये भी हो सकती है हिज़्ब इख्तिलाफ और इख्तिदार दोनों तरफ नैब झाड़ू फिरेगा। मुझे आप बताइए कि किस हिज़्ब इख्तिदार के खिलाफ कार्रवाई हुई है? और अभी जहांगीर तरीन की आप मिसाल नहीं दीजिएगा क्योंकि मेरे हिसाब से वो इख्तिदार में इस वक्त नहीं है, वो तो खुद ऑपोजिशन में अब, तो शायद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाए। लेकिन आप मुझे बताइए क्या इनके अपने सफ़ों में खुसरो बख्तियार साहब मौजूद नहीं है जिनके ऊपर मुशर्रफ साहब के ज़माने की इंक्वायरी चल रही है? सर अब मामला यह है कि जो मैं सिंध की बात कर रहा हूँ, मुर्जा बाब साहब जो मैं सिंध की बात कर रहा हूँ, अब मुतालबा तो आपके सिंध के अंदर भी आ रहा है। जब आप गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, पीटीआई बड़ी कंफ्यूज है, तो वहाँ पे पीटीआई सिंध के वाले से बड़ी कंसर्न है। वो कह रहे हैं कि सिंध के अंदर भी हालात इतने अच्छे नहीं है कि वहाँ गवर्नर राज का मुतालबा सामने आ रहा है। फिरदौस शमीम नकवी साहब जो कि अपोजिशन लीडर है सिंध के अंदर, कल भी उन्होंने मुतालबा किया, आज भी ये मुतालबा विफाक से उन्होंने दोहराया कि सिंध में गवर्नर राज लगाया जाए। तो हालात तो आई एम वेरी ग्लैड आपने ये नुक्ता रेस किया। मैं समझता हूँ फिरदौस शमीम नकवी साहब का ये बयान इनकी कंफ्यूजन को बिल्कुल साबित करता है कि एक तरफ फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो कि वफाकी हुकूमत का तर्जुमान है, वो इन तमाम बातों की नफी करता है और फिरदौस शमीम नकवी साहब उनके ऐलान की नफी कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी वाहिद मुनफरिद सियासी जमात है जिसकी अपनी सफ़ों के अंदर यूनिफॉर्मिटी ऑफ माइंडसेट नहीं है। तो अल्लाह खैर करे इनकी पॉलिसीज का क्या होगा। कल अली मोहम्मद खान साहब ने भी कहा था कि हो सकता है ऐसा, वहाँ पे गवर्नेंस के हालात को इतने अच्छे नहीं है। और इससे पहले आपको याद है फ़रूक नसीम साहब भी विफाक से सिंध के अंदर आर्टिकल 149(4) के तहत मुदाखलत का वो कह चुके हैं कि विफाक कोई डायरेक्शन जारी करे। ये माइंडसेट तो यहाँ पाया जाता है। समर माइंडसेट कुछ भी हो, मैं बड़ी छोटी सी बात की कि सिंध बहुत बुरा है, सिंध हुकूमत बहुत बुरी है। आप मुझे कोई एक ऐसी खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट में मिसाल दे दें कि कार्डियक केयर फैसिलिटी NICVD की तरह हो। कोई एक मुझे मिसाल दे दें गम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तरह की फैसिलिटी खैबर पख्तूनख्वा में हो जहां पर लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो रहा हो, फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा हो। कोई एक मिसाल खैबर पख्तूनख्वा में आप साइबर नाइफ फैसिलिटी के दे दें जिसमें आप बता सके कि इतनी महंगी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के तहत कैंसर पेशेंट्स का इलाज खैबर पख्तूनख्वा में किया जा रहा है। मैं आपको बता सकता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा के पेशेंट्स सुबह सिंध आ रहे हैं अपना इलाज कराने के लिए। आप चाहेंगे आपका ट्वीट बिल्कुल देखा आपने सारा, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखिए। ठीक है, मैं इस तरफ आता हूँ, जरा मैं इस दोबारा आता हूँ। अनलीम अब्बास साहिबा, क्यों इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हमें सिंध की तहरीक इंसाफी क़यादत के अंदर नजर आ रही है? एक तरफ गवर्नर राज के मुतालबे आ रहे हैं, यहाँ से डिनाई किए जाते हैं, फिर वहाँ पे ज्यादा बंदे बनने का इल्जाम आता है, बाद में वो मरकज की तरफ से उसे रिफ्यूट कर दिया जाता है। अब एक मुतालबा कल खुर्रम शेर जमान साहब ने किया है वहाँ से, वो मैं चाहता हूँ आपके गोश गुजार कर दिया जाए, अवाम के सामने रख दिया जाए। वो मुतालबा क्या है सिंध हुकूमत के वाले से, जरा सुनाइए। ये जमात पीपल्स पार्टी, चीफ जस्टिस साहब सिर्फ आपकी ज़बान समझती है, ये सिर्फ आपके डंडे से डरती है और आपका खौफ है इसको। हम आपसे हाथ जोड़ के चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि नोटिस लीजिए, कानून देख लीजिए, जो इनके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाए, कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकले जिसके ज़रिए हमारा इनसे छुटकारा होए। अब अनलीम अब्बास साहिबा, ये सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त की जा रही है खुर्रम शेर जमान साहब की तरफ से कि आप यहाँ पे कोई नोटिस लें और जान छुड़ाएं सिंध की हुकूमत से। क्या करने जा रहे हैं आप वहाँ पे? देखिए समर, पहले तो मैं बड़ा अपने जो मोअज़्ज़ज़ मेरे कॉलीग हैं उनकी कन्फ्यूजन को क्लैरिफाई करूं कि चले हमें तो ये जो मर्जी कह लें। नंबर 1 3 चीज़ें। नंबर 1, इनका प्रोविंस माशाल्लाह इंडिपेंडेंट है और ये हमेशा कहते हैं कि जी हमने अपनी पॉलिसी फॉलो करनी है और इनको हमने पूरी इजाज़त दी हुई है कि जी अपनी पॉलिसी फॉलो करें। तो ये फिर ये क्या हुआ कि मर्जी आई तो कह दिया ये वफाक का प्रॉब्लम है, जब ना हुआ तो कहा कि जी जो अच्छी बात है वो कह दीजिए हमने खुद की है। तो कंफ्यूजन तो पहले सुप्रीम कोर्ट हुकूमत कैसे खत्म कर सकती है अनलीम अब्बास साहिबा? आप कोई पिटीशन लेके आए अगर वहाँ पे आपको लग रहा है करप्शन है, या फिर आप CM के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ले आए? या
मेरी कोई 10 मिनट बाद बारी आई है, मैंने पहली चीजों का भी जवाब देना, आप हौसला रखें। मेरा सवाल सुप्रीम कोर्ट से मुताल्लिक था ना आपसे, मैं उस पे भी आ रही हूँ, मुझे भी वही मौका दे जो बाकियों को दिया, मैं कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं मांग रही। सबसे ज्यादा आपको ही दिया। अच्छा, पहले कंफ्यूजन की इन्होंने बात की और पहले कंफ्यूजन की इन्होंने बात की, तो मैं नेशनल असेंबली में आपको क्लासिक कंफ्यूजन बताती हूँ। नेशनल असेंबली का इजलास था, बिलावल भुट्टो साहब आए, उन्होंने तकरीर की। तकरीर में उन्होंने कहा जी वफाक ने ये नहीं किया, हमने ये किया, फलाने ने ये किया, और देखें कि हमारे अस्पतालों में इन्होंने पीपी इक्विपमेंट नहीं दी, हमारे पास अभी भी ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना है। ये पूरी तकरीर हुई, आप सबने दिखाई, और शाम को आपके चैनल ने, आपके सबके चैनल्स ने दिखाया। एक तरफ बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि जी हमारे पास अभी भी पीपी इक्विपमेंट नहीं है, इन्होंने दिया। दूसरी तरफ मुर्तजा वहाब साहब की इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई, जिसमें वो कह रहे हैं कि एक एक अस्पताल में एक एक बंदे के पास पीपी इक्विपमेंट है। बताएं मुझे ये कौन मांग रहा है, कहाँ मांग रहा है? मैं अभी बताता हूँ कि हर जगह है। इससे ज्यादा क्लासिक कंफ्यूजन आपने हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स में नहीं देखा होगा। वो दोबारा लगा दे रील, क्योंकि मैंने आपके तवस्सुत देखा है, मुझे तो आप लोगों की तवस्सुत पता चला है। वो दोबारा लगा दे क्लिप, तो शायद मुर्तजा वहाब साहब की कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाए। तो ये तो मैं तो फैक्ट्स पे बात करती हूँ। तीसरी बात आपने की ये जी वो सुप्रीम कोर्ट से मांग रहे। देखिए ऑपोजिशन का काम है ये, हमारी हुकूमत में ऑपोजिशन में है। जब से हम आए हैं तब से पीपल्स पार्टी और PMLN रोज कहते हैं जी 5 दिन की हुकूमत है, 6 दिन की हुकूमत है, गिराने जा रहे हैं, उठाने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं। तो ये तो ऑपोजिशन का काम होता है अपोज करना, और वो किससे मांग रहे हैं? वो मांग रहे हैं अदालत से। सुप्रीम कोर्ट का काम तो नहीं है हुकूमत गिराना। अदली बवा साहिबा, आप इदारों को बीच में लेके आ रहे हैं जी। सुप्रीम कोर्ट का काम तो नहीं है हुकूमत गिराना, आप इदारों को बिला वजह पॉलिटिक्स के अंदर लेके आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली ये करे। आप वो दोबारा लगा लें क्लिप तो आपको पता लग जाएगा। चले बता दें कैसे हटा सकती है सुप्रीम कोर्ट? लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली क्या है, रास्ता बता दें जरा प्लीज। मैं आपको चाहिए ना कि खुर्रम शेर जमान को भी लेके आए इस डायलॉग में, क्योंकि मैं तो प्रिवी नहीं हूँ ऑन व्हाट हैपेंड बिफोर दैट। पूरी पार्टी बुला लिया करें। चौथी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूरी पार्टी बुलाया करें, इनके चीफ मिनिस्टर को, सिंध में इनके गवर्नर को ये बुलाया करें। अस्पताल है, फलानी जगह ये अस्पताल नहीं है। अच्छा, इनसे पूछा गया, मैं आपको दो इंस्टेंसेस बताती हूँ, फिर भी नेशनल असेंबली का आप उठा लें रिकॉर्ड। तो नेशनल असेंबली में ख्वाजा आसिफ ने कहा जी हमारे पास, हमने पंजाब में ये अस्पताल लगा दिया, वो अस्पताल लगा दिया। खैबर पख्तूनख्वा में एक अस्पताल नहीं लगाया गया। खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर बैठे थे, उन्होंने कहा जी मैं 5 साल रहा हूँ, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड एज ए स्पीकर यहाँ बताता हूँ 14 अस्पताल बने 5 सालों में, नाम ले लेके बताए। और उन्होंने कहा कि आप चैलेंज करें कि नहीं बने, सब चुप थे। और एक प्रोग्राम में मेरे साथ उस्मा बुखारी बैठी थी इनकी, उन्होंने कहा जी बड़े अस्पताल बनाए हमने 30 सालों में, और 2 अस्पतालों के नाम लिए, तीसरा कहा म्यू हॉस्पिटल। तो एंकर ने कहा जी म्यू हॉस्पिटल मुझे एक ब्रेक लेनी है, उन्होंने बनाया था, वो तो पार्टीशन से पहले का है, वो शहबाज शरीफ ने कहा बनाया है। बहन जी वो हॉस्पिटल की एक्सटेंशन की बात की है, आपको प्लेन उर्दू मेरा ख्याल समझ नहीं आती। इस्मा बीबी ने भी समझाने की कोशिश की थी, इस तरह झूठ तो ना बोला करे ना। उसकी एक्सटेंशन, उसका सर्जिकल टावर, उसकी रेनोवेशन, उसमें नए बेड्स ऐड हुए हैं। आप गलत बयानी तो ना करें, मिसकोट कर रही हैं एक औरत को जो यहाँ पे है भी नहीं। आप जरा सच बोले, म्यू हॉस्पिटल गोरों ने बनाया है, शहबाज शरीफ ने? मैं चैलेंज करती हूँ आपको। एक्सटेंशन का बता रहे हैं, की बात हो रही है, वो एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, लीडर की तरह कंफ्यूज्ड हैं। चले मुझे म्यू हॉस्पिटल, मुझे मैं आप तीनों से बात करता हूं, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने एक इलेक्शन का मुतालबा भी किया है कि इन सारे हालात में इलेक्शन ही एक वाहिद बेहतरीन हल है। कि कैसे बेहतरीन हल इलेक्शन हो सकते हैं इन हालात के अंदर, बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। नाजरीन, ब्रेक से पहले बात हो रही थी कन्फ्यूजन का इल्ज़ाम हुकूमत अपोजिशन पे लगा रही है, अपोजिशन हुकूमत पे लगा रही है। लेकिन ऐसे में शहबाज शरीफ साहब ने एक मुतालबा कर दिया है, वो है मुल्क में नए इंतखाबात का। वो तमाम मसाइल का हल नए इंतखाबात को ही समझते हैं। उन्होंने क्या मुतालबा किया है, ज़रा सुन लीजिए। खुदा न खास्ता थिंग्स विल बी आउट ऑफ कंट्रोल, द सॉल्यूशन लाइज इन फ्रेश, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस।
वो कह रहे हैं कि तमाम मसाइल का इस वक्त जो हल है वो नए इंतखाबात के अंदर है, शफाफ इंतखाबात के अंदर है। मुर्तज़ा वाब साहब, आप एग्री करते हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन का जो उन्होंने मसाइल का हल बताया कि तमाम मसाइल का हल इन हालात में नए इंतखाबात हैं? मैं अगर समर आप इजाजत दें, पहले जो अंदली बीवी ने बात की उस पर थोड़ा सा कमेंट कर लूं। वो कह रही थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे पीपी के हवाले से बात की। मैं आज भी उस बात पर कायम हूं कि बिलावल साहब ने फेडरल गवर्नमेंट से मुखातिब होकर बात की थी कि फेडरल गवर्नमेंट ने पीपीज के हवाले से किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की या सिंध हुकूमत की उस तरीके से मदद नहीं की। और मैं अपने स्टेटमेंट पर भी कायम हूँ कि सिंध हुकूमत ने लोकली मैन्युफैक्चर करा के पीपीज को अक्वायर किया है और अस्पतालों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर इनके पास कोई और फैक्ट्स टू द कॉन्ट्री है तो बता दें। दूसरी चीज़, समर में एक बार फिर नेशनल टेलीविजन पे कहना चाहूँगा कि ये जो लोग अपने आप को बहुत काबिल कहते हैं, बड़े कॉम्पिटेंट कहते हैं, ये 7 साल की कारकर्दगी केपी का कोई एक अस्पताल बता दें जहाँ पर कार्डियक केयर का फ्री इलाज हो रहा हो, लिवर ट्रांसप्लांट फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा हो, किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा हो, कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो रहा हो, या कैंसर का मुफ्त इलाज उस अस्पताल में हो रहा हो। एक अस्पताल अगर आइडेंटिफाई कर देंगे सरकारी लेवल पे तो आई विल स्टैंड करेक्टेड। मैं समझता हूँ इतनी तो ड्यूटी जो है अंदली बीवी पाकिस्तान की आवाम की तरफ वो करती थी। अगर कोई अस्पताल तो आई विल स्टैंड करेक्टेड। जहां तक आपका सवाल है शहबाज शरीफ साहब के डिमांड के हवाले से, मैं समझता हूँ कि जो मौजूदा हुकूमत है वो इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है, उसके पास कोई पॉलिसी नहीं है आवाम को इन मुश्किलात से निकालने के लिए। बट एट द सेम टाइम मैं समझता हूँ जो मौजूदा हालात हैं उसके अंदर फ्रेश इलेक्शंस होना भी इतने साजगार इस वक्त हो नहीं सकते। बट इन हाउस चेंज एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जो कि हमेशा अवेलेबल रहती है ऑपोजिशन पार्टीज के पास। तो एक ऐसी चीज है जिसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि खान साहब बहसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान, ना वो असेंबली को कॉन्फिडेंस लेने में बिलीव करते हैं, ना वो कौमी असेंबली। मैं दोबारा तो आपकी तरफ ठीक है, मैं दोबारा तो आपकी तरफ थोड़ा सिग्नल आपका ड्रॉप हो रहे हैं, थोड़ा सिग्नल आपके डाउन है। क्या कहेंगे अता तारड़ साहब, ये अचानक से कहाँ से आ गया नए इंतखाबात का मुतालबा? इस वक्त सारा फोकस कोविड की तरफ है, दीगर मामलात की तरफ है, नए इंतखाबात कैसे होंगे? इवन अपोजिशन में बैठी पीपल्स पार्टी भी आपके इस मुतालबे से एग्री नहीं कर रही, वो करेगी इन हालात में नहीं हो सकता। हाँ, इन हाउस चेंज एक ऑप्शन हो सकता है जिस पर बात हो सकती है, और वो भी आप कर नहीं सकते। सेनेट के अंदर आपने जोर लगा लिया। देखिए, बात यह है कि जो बात की गई थी वो इस कॉन्टेक्स्ट में की गई थी कि मुल्क के जो हालात हो गए हैं, मईशत का जो हाल है, और जिस तरीके से वफाकी हुकूमत में बैठ के सूबों पे चढ़ाई की जाती है, ग्रोथ जो है वो ये माइनस में ले गए हैं। वो ये नहीं कहा था कि कोविड के हालात में इलेक्शन करवा लें, मगर सारे क्राइसिस का एंड ऑफ द डे जो हल होगा वो फ्री, फ्रेश एंड फेयर इलेक्शन होंगे। क्योंकि देखिए, जितनी मर्जी ये एहतसाब का नारा लगा लें, झूठे इल्जामात लगा लें, ऑपोजिशन को ये ऑपोजिशन मेंबर्स को पकड़ पकड़ के बंद करते जाएं, इससे मसाइल हल नहीं होंगे। इन्होंने अपनी नालायकी छुपाने के लिए ये सारे मामलात किए हैं, मगर इनकी नालायकी जो है वो कोविड से पहले भी उतनी थी जितनी कोविड के दौरान है। लेकिन अता तारड़ साहब, हुकूमत ये कह रही है कि आपसे 10 सवाल पूछे थे शहजाद अकबर साहब ने, आप उनके उन सवालों का जवाब नहीं दे रहे, आप नए इंतखाबात की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं। और मेरा भी आपसे मेरा एनालिसिस भी यही है कि जिस तरह के संगीन इल्जामात हुकूमत की तरफ से आप पे लगाए गए हैं, जाहिर है एक होती है कोर्ट ऑफ लॉ, एक होती है अवामी अदालत। तो अवामी अदालत के अंदर जब तक आप अवाम को मुतमईन नहीं करते कि ये जो इल्जामात मेरे पे लगे हैं ये गलत हैं, हकायक कुछ और हैं, तो मेरे ख्याल से इंतखाबात हो भी गए, आपको उसका फायदा कोई नहीं होगा। नहीं, समर साहब, बात ये नहीं है ना। बात ये है कि मुझे बताया जाए ना कि कहाँ करप्शन है, कहाँ किकबैक है, कहाँ कमिशन है। शहबाज शरीफ साहब का आपको कोई लिंक एस्टैब्लिश करना पड़ेगा ना कंपनीज के साथ जिनका नाम लेते हैं। लिंक जो है कोई लिंक नहीं है, कोई एक टीटी शहबाज शरीफ साहब के नाम नहीं है, या पर्सनल अकाउंट से पैसे दूर तक पर्सनल अकाउंट से पैसे। हमजा शहबाज साहब की जमानत क्यों नहीं हो रही आज? हमजा शहबाज साहब की जमानत क्यों नहीं हो रही? मैं आपको अर्ज कर देता हूं, इस केस में क्यों नहीं हो रही? हमजा शहबाज शरीफ साहब का आमदन से ज्यादा 700 का मामला है, दीगर मामला क्यों नहीं हो रही? यही हो रही है, वो बता नहीं पा रहे, जो सोर्स है पैसों का वो नहीं बता पा रहे कि कैसे ये पैसा। नहीं, देखिए हमजा शहबाज शरीफ साहब का पूरा केस मैं देख रहा हूँ। उन पे दो केसेस में उनकी गिरफ्तारी हुई। रमजान शुगर मिल के केस में उनकी बेल हो गई, एसेट बियॉन्ड मींस के अंदर उनकी बेल नहीं हुई। हमारा मेरिट के ऊपर केस, मैं अर्ज कर रहा हूँ ना जी, हमारा मेरिट के ऊपर केस सुप्रीम कोर्ट में हमने फाइल कर दिया है, और हम पूरी उम्मीद भी हैं, और हमने उसमें एक एक बात का जवाब दिया है। और ये जो आप 10 सवालात की बात कर रहे हैं, अगर ऐसी बात होती तो हम जो शहजाद अकबर की प्लांटेड स्टोरी थी उसके खिलाफ बरतानिया की हाई कोर्ट में ना जाते,
हमने अपने क्लेम फॉर्म के अंदर और अपनी पिटिशन के अंदर ये फरवरी 2020 की जो समाअत है, अकबर की फरवरी 2020 की समाअत है, उसका मैं आपके सामने सवाल रख रहा हूँ कि वहां भी पूछा गया था आपके लॉयर से कि जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बताया जाए, वो नहीं बताया गया। उसमें सिर्फ बताया गया कि ये पैसा है वहां से है। आप कंफ्यूज कर रहे हैं समर साहब, इस पे आपके फैक्ट्स करेक्ट नहीं हैं। मैं आपको करेक्ट कर दूं, जो सोर्स ऑफ इनकम की आप बात कर रहे हैं, आपके सामने रख रहा हूं। मेरी अर्ज सुन लेना, मेरी अर्ज सुन ले। हमजा शहबाज शरीफ साहब जिस साल में सीईओ रहे, जिस साल में वो डायरेक्टर रहे, वो तमाम तर एफपीआर के मामलात, तमाम तर इलेक्शन कमीशन के मामलात, वो सारे पिटिशन के साथ अटैच्ड हैं। उधर हुआ ये था कि नैब की प्रोसिक्यूशन की तरफ से वहां पे 2-3 स्टेटमेंट्स ऐसी आई जिससे उन्होंने अभाम क्रिएट किया। हमने अपनी अगली पिटिशन में उनको एड्रेस किया है और हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। और डेली मेल वाला मामला हम ना करते अगर वहां पे कोई खुदा ना खास्ता शहजाद अकबर की कोई बात सच होती। और दूसरी बात, जब जावेद सादिक का इल्जाम लगा, हमने डेफेमेशन का केस किया इमरान खान के खिलाफ। जब उसने पनामा में अरबों रुपए लेने का इल्जाम लगाया, हमने डेफेमेशन का केस किया। हमारे 2 डेफेमेशन के सूट्स पेंडिंग हैं। इमरान खान साहब का वकील तारीख पे तारीख ले रहा है, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। और इंग्लैंड की हाई कोर्ट में भी हमारा केस चल रहा है। तो इंशाल्लाह ये एक्सपोज होंगे और ये अपनी आटा और चीनी चोरी की फिक्र करें। हमारे हाथ साफ हैं और हर चीज डिक्लेयर्ड है। और ये जो दूर की कहानियां कि वो अकाउंट वहां से आया, फलाने पैसे वहां से गए, कोई सबूत ना है और ना अदालतों में इनके पास इंशाल्लाह होगा पेश। अदलीब अब्बास साहिबा, ये जो इल्जामात तो बहुत ज़्यादा लगे हैं मियाँ शहबाज शरीफ के हवाले से, और जाहिर है इसमें बताना यही था शहजाद अकबर साहब का कि हमने अवाम को बताना होता है, अवाम को एजुकेट करना होता है कि कितनी करप्शन की इन लोगों ने। अब जब अवाम के अंदर आप डिसक्रेडिट कर चुके हैं शहबाज शरीफ साहब को, जब आप कहते हैं कि इतने सख्त होश रबा करप्शन के ये कहानियाँ हैं, तो फिर जो फ्रेश इंतखाबात का एक मुतालबा है फिर पूरा कर लें। अगर आप समझते हैं कि इतने डिसक्रेडिट हो चुके हैं शहबाज शरीफ, तो फिर आपको डर होगा किसी बात का कि दोबारा आपको नहीं मिलेगा मैंडेट। पहली बात तो ये है कि चूंकि उन्होंने मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा कि जी कंफ्यूजन नहीं है, उन्होंने पीपी नहीं दी फेडरल गवर्नमेंट ने, हमने लोकली प्रोड्यूस की, ये भी ऑन रिकॉर्ड है, रिपोर्टेड है। और ये भी मैं चैलेंज करती हूँ इनको कि एनसीसी, एनसीओसी और वो नेशनल कमांड कंट्रोल तीनों मीटिंग्स के अंदर हर दफा मुराद अली शाह साहब बैठे होते हैं। इस दफा ये लास्ट टाइम जब थी तो उनसे पूछा गया भाई कि आप आके कहते हैं बाहर जाएंगे और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे कि फलानी चीज नहीं, फलानी चीज नहीं है। ये लिखी हुई है पीपी इक्विपमेंट, ये सिंध को, ये पंजाब को ये अमाउंट है, ये आप यहाँ बैठ के डिनाई करें कि जी आपको नहीं मिली, तो वो बिल्कुल खामोश हो गए। कहने लगे कि हाँ मिली, ये आप लोगों ने बताइएगा तारीख बताएं जरा, तारीख डेट बताइए, डेट। आई डू नॉट इंटरप्ट पीपल और मैं एक्सपेक्ट करती हूं। You are quoting a gentleman who's not sitting here. You are quoting a gentleman who's not sitting here. You are quoting all gentlemen who are not sitting from my party. मेरी पार्टी के सारे जेंटलमैन आप कोट कर रहे हैं जो यहाँ बैठे हुए। Give the date. Please give the date. Were you present in the meeting? Were you present in the meeting? Were you present? आप मौजूद थे मीटिंग में? सारे चैनल्स ने रिपोर्ट किया है। आप चैनल छोड़े, आप नहीं वहां पे, आप मुझे डेट बताइए किस तारीख को पीपी हमें दी हैं। चले आपको डेट पता करके डेट भी बता दूंगी और इन्हीं चैनल्स की वीडियोस और न्यूज निकालूंगी, आप फिक्र ना करें। अपनी भागने वाले किस तारीख को क्या? इट्स वेरी रॉन्ग। दिस इज आप हर चीज को जवाब देंगे, फिक्र ना करें। आपको पता ही नहीं है, चैलेंज आप तारीख बताइए। चैलेंज करिए। समर, आई एम आस्किंग अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। प्लीज आस्क दिस लेडी कि तारीख क्या है उसकी, किस तारीख को पीपी दी गए। नहीं, वो तो कह रही है शी इज नॉट श्योर अबाउट द डेट। वो कह रही है मैंने न्यूज में देखा ऐसा चलते हुए, वो कह रही है मैंने खबरें देखी हैं ऐसी कि ऐसा हुआ है। नेशनल टेलीविजन पर आके लोग गैर जिम्मेदारी से स्टेटमेंट देते हैं, फिर कहते हैं तारीख मुझे नहीं पता। वो कह रही है बता देंगे, तारीख भी बता देंगे। दे रहे हैं ये स्पोक्स पर्सन होके कह डिनाई कर रही है। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। आपने समर लेट क्लैरिफाई। जी 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 समर लेट क्लैरिफाई। जी जी समर क्विकली। समर मुझे पानी अभी पीना है। बिकॉज़ आपने 3 बयान बदले अभी अपने। एक मिनट बीबी, एक मिनट। समर मुझे पानी अभी चाहिए। मेरी बात अगर आप आज नहीं देंगे मुझे,
मेरी बात मैंने नहीं इंटरप्ट किया आपको, मैंने एक दफा इंटरप्ट नहीं किया। आप इतनी गलत बातें कर रहे थे, मैं टोक सकती थी लेकिन मैंने नहीं टोका। ये आप में तमीज होनी चाहिए। मुस्तफा साहब अपने टर्न पे बात कर लीजिए। लेट हर कंप्लीट, फिर आपको मैं पूरा मौका दूंगा रिस्पॉन्ड करने का। लेट हर कंप्लीट, आपको पूरा मौका दूंगा रिस्पॉन्ड करने का। जी अदीब अब्बास साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। जी, बड़ी क्लियर बात है कि जो एनसीसी की मीटिंग थी, मुराद अली शाह साहब भी बैठे होते हैं वहाँ, बुज़दार साहब भी बैठे होते हैं वहाँ। जो एनसीओसी की मीटिंग होती है उसमें पहले बताया जाता है जी किस प्रोविंस में कितना इक्विपमेंट गया, क्या कहाँ गया, कितने टेस्टिंग किट्स हुई, कितने टेस्ट हुए। ये हर दफा मेरे ख्याल हफ्ते में 2 मीटिंग्स होती है। मुझे अब एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, बट यस इट कैन बी वेरीफाइड एंड यू कैन चेक इट योरसेल्फ। उस मीटिंग के अंदर ये रिपोर्ट हुआ कि बाकायदा जो जनरल अफजल साहब थे उन्होंने मुराद अली शाह साहब को पूछा कि भाई आप पीपी इक्विपमेंट कह रहे हैं नहीं गया। उन्होंने कहा नहीं जी गया था लेकिन क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। तो उन्होंने कहा मेरी बात सुने, जो क्वालिटी अच्छी नहीं थी वो आप हमें बताते या बाकी प्रोविंसेस को भी वही क्वालिटी मिली है। अगर आपको इतराज था तो आप तब बताते, आप ये क्यों जाके कह रहे हैं कि जी इक्विपमेंट मिला ही नहीं है, राइट। ये सारी रिपोर्टिंग आप लोगों ने की, डेट भी आप लोग वो वीडियो लेके आए तो उसमें डेट भी लिखी होगी, इनको पता लग जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, जो आप इलेक्शंस की बात करें कि इलेक्शंस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ये ऑपोजिशन का काम है। बिल्कुल, मैं तो पहले ही कह रही हूँ, जब हम ऑपोजिशन में थे हम भी ये करते थे। जरूर ऑपोजिशन मांगे कि इलेक्शंस होने चाहिए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब मुझे बताएं कि आप कैंपेन कैसे करेंगे? आप तो छुपे हुए हैं, आप तो कभी लंदन चले जाते हैं, कभी आप कंप्यूटर के पीछे छुप जाते हैं, आप कैंपेन कैसे करेंगे? आप तो खान साहब के लिए भी शायद मुश्किल हो जाए, चूंकि वो भी पार्लियामेंट बिल्कुल करीब ही है उनके, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के, वो पार्लियामेंट नहीं आते, तो उनके लिए भी इतना ही मुश्किल होगा। हेलीकॉप्टर पे करेंगे, हेलीकॉप्टर पे तो पहले भी 55 रुपए फी लीटर वाला है। समर कैन आई रिस्पॉन्ड? चले क्विकली करते जी, मैंने फिर ब्रेक पे जाना है। समर, ये जो अंदली बीबी ने बात की ना, मैं जरा इसका जवाब साहब की बीमारी के हवाले से अगर कोई इनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो एक कैंसर सर्वाइवर का मजाक उड़ाना एक पढ़ी लिखी खातून के मैं समझता हूँ कि बड़ा नामुनासिब है। इट इज अब्सर्ड। और अगर वो इनके असाब पे सवार हैं, वो मुझे पता नहीं क्यों सवार हैं, सवाल आप और करते हैं, वो मामला आ जाता है शहबाज शरीफ लैपटॉप के लिए छुपे हैं या नहीं छुपे। तो इसी हालत में वो नैब की पेशी पे गए थे क्योंकि इमरान खान की अनाब को पहुंचानी थी। ठीक है, पर चले वो एहतियात कर रहे हैं, ये बेहतर है। ठीक है, मतलब आप क्विकली कंक्लूड कीजिएगा, मैंने फिर ब्रेक पे जाना है। इन हालात में भी नैब की पेशी भुगती है, 1.5 घंटा तफ्तीश हुई है वहां पे। तो मुझे ये बताए ना कि ये जो इनके साथ सारे मामलात हैं, ये जुल्फी बुखारी कब जवाब देंगे? हम तो पेशियां भुगत रहे हैं, ठीक है, कोर्ट की पेशियां भी भुगत रहे हैं, नैब की भी भुगत रहे हैं, मालम जब्बा वाले कब देंगे? 100 अरब की बीआरटी का कब नोटिस हिसाब से लिया जाना चाहिए। 100 अरब की चीनी फरवरी से हम सुन रहे हैं, अभी तक कोई पता नहीं है। सर ये ईद से पहले रिपोर्ट आ रही है, ईद से पहले रिपोर्ट आ रही है, जो भी लोग उनके नाम आ जाएंगे। अभी मेरे ख्याल से इंतजार कर ले, जब इतना इंतजार किया, 4 दिन और इंतजार कर ले, 4 दिन की रिपोर्ट कंपाइलेशन पे। और खबरें ये कि प्राइम मिनिस्टर को समरी भी उसकी मिल गई है, आ जाएगी रिपोर्ट, चंद दिन और वेट करने। पर मुझे एक ब्रेक लेनी है सर, मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस आते हैं तो मुर्जा वाब साहब की तरफ जाएंगे, वो रिस्पॉन्ड भी करना चाह रहे हैं जो एलिगेशंस आए अंदीब अब्बास साहब की तरफ से, और साथ ही साथ हम टाइगर फोर्स के हवाले से भी उनसे सवाल करेंगे कि सिंध क्यों नहीं टाइगर फोर्स को वहां पे काम करने दे रहा, और वफाक क्यों इस बात पे जिद कर रहा है कि टाइगर फोर्स को मुतहर्रिक करना ही करना, अगर वहां पे सिंध हुकूमत नहीं करती तो फिर गवर्नर के थ्रू करेंगे, ऐसा क्यों है? बातों की छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक द शो। मुर्जा वाब साहब, आप ब्रेक से पहले कुछ क्लैरिफाई करना चाह रहे थे, वो भी कर दें, और टाइगर फोर्स पे भी कुछ कमेंट कीजिएगा, क्यों आप वहां पे उन्हें अलाउ नहीं कर रहे? दोबारा से ताज़ा लेटर लिखा गया, वो गवर्नर के थ्रू से वहां पे एक्टिवेट करना चाह रहे हैं। समर साहब, मैं पहले पीपी का जवाब दे दूं जो अंदली बीबी कह रही थी। देखिए, मैं आज भी गुजारिश करता हूं कि अगर आज की तारीख में किसी डॉक्टर को, किसी शख्स को पानी की जरूरत है और उसको पानी को 1 हफ्ते बाद आप प्रोवाइड करेंगे तो फिर वो सही चीज नहीं होती। तो अगर मुझे मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में पीपीई की जरूरत थी और मुझे अप्रैल के एंड में पीपीई मिलता है, तो मैं समझता हूँ जो जस्टिफिकेशन अंदली बीबी दे रही है ये दुरुस्त नहीं है। दूसरी, मैं आपको गुजारिश करूं, ये उन मीटिंग्स में नहीं बैठती, शायद इनको नहीं पता, इनको किसी के थ्रू पता चलता है। मैं आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। 13 अप्रैल की मीटिंग थी,
उस मीटिंग के अंदर मुईद यूसुफ साहब ने सवाल उठाया था पीपीईज के बारे में नहीं, टेस्टिंग किट्स के बारे में, कि सिंध शिकायत करता है कि उसको जो टेस्टिंग किट्स मिली है वो दुरुस्त नहीं, खराब किट्स मिली है, जिसका जनरल अफजल साहब ने जवाब दिया था चेयरमैन एनडीए में ने कि नहीं सर बिल्कुल सही किटें हमने प्रोवाइड की हैं, जिसके जवाब में मुराद अली शाह साहब ने फौरन ऑन रिकॉर्ड कहा कि बात गलत है, जो किट्स हमें मिली थी they were not of the required quality, हमारे डॉक्टर्स ने उनको रिजेक्ट किया, डॉक्टर्स ने रिजेक्ट कर दिया, तो हमने फौरी तौर पर इस्लामाबाद को वो बात की विदिन 2, तो मैं रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए अंदलीब आपका मौक़िफ़ आ गया सर इस पे, ठीक है, फैक्ट्स क्लियर ना हो तो नेशनल टेलीविजन पे उसके बारे में बात ना क्या करें, सुनी सुनाई बातों पर प्लीज बिलीव करना। तारिर साहब आपकी तरफ आता हूं, ये टाइगर फोर्स के मामले पे ठीक है मौक़िफ़ के हर सूरत में एक्टिवेट करना ही करना, अब जब लॉकडाउन खुल गया टाइगर फोर्स की जरूरत है? देखिए बिल्कुल बेमानी, बेहंगम और बगैर किसी प्रोसीजर के ये फोर्स बनाई गई है। मेरा तो पहले दिन से मौक़िफ़ है, जिस मुल्क के अंदर 2 लाख पोलियो वर्कर हो, जिस मुल्क में लेडी हेल्थ वर्कर्स हो, जिस मुल्क के अंदर आपके पास इम्यूनाइजेशन स्टाफ हो, जिस मुल्क में मरदमशुमारी आप कराते हो तो डोर टू डोर आपके लोग जाते हो, इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी मौजूद हो, तो ये सियासी फोर्स जो ट्रैफिक क्लियर कर रही है, दफ्तरों में जा रही है, टाइगर आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स टाइगर फोर्स के हवाले से, और ये पॉलिटिकल फोर्स है जिसका कोई मकसद नहीं है। ठीक है, कोई कमेंट आपका? देखिए ये बिल्कुल इन दोनों जमातों का मैं आई कैन अंडरस्टैंड, मैं बिल्कुल समझती हूँ, क्योंकि आज तक इनके पास तो वॉलंटियर फोर्स कभी हुई नहीं, और सारी दुनिया में नेशनल डिजास्टर में हमेशा वॉलंटियर फोर्स जो है वो काम करती है, वो जाके आगाही देती है, वो लोगों को कन्विंस करती है कि अब अगर खुल गया लॉकडाउन तो अब हिफाजती तदाबीर क्या है, वो आइडेंटिफाई करती है कि कहाँ कोरोना वायरस के बहुत से केसेस मौजूद हैं। अगर ये वॉलंटियर फोर्स ना हो तो जो हुकूमत है वो बहुत लिमिटेड होती है, वो सारा काम नहीं कर सकती। लेकिन ये 2 जमातें ठीक कह रही हैं, इन्होंने तो सिवाय पैसा दे के लोगों को खरीद के वॉलंटियर नाम की तो कोई चीज इनकी हिस्ट्री में कभी हुई नहीं। ठीक है, बहरहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाजरीन, जिस गरीब आवाम की खान साहब बहुत ज़्यादा फिक्र करते रहे कि ये गरीब आवाम भूख से मर जाएगी, वो गरीब आवाम ईद के दौरान अरबों रुपए की खरीदारी कर चुकी है, ईद शॉपिंग कर चुकी है, और जो आदाद शुमार आ रहे हैं मैं अगले प्रोग्राम में शेयर करूँगा कि कितने अरब की खरीदारी हुई है। आज के प्रोग्राम में इतना, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।